हेलो स्टूडेंट्स, कल हमारा कोई वीडियो अपलोड नहीं हो सका, बट आज जो है तो हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। हमने पिछली बार जो टॉपिक कवर किया था वो था डैम्प ऑसिलेशन, है ना। हमारा चैप्टर ही ऑसिलेशन चल रहा है, तो उसमें जो टॉपिक कवर किया हमने वो था डैम्प ऑसिलेशन। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फोर्स ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। फोर्स ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस, ये टॉपिक आज हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो पूरे कंसेप्ट आपके इस टॉपिक को लेकर आज क्लियर होंगे, है ना। जो भी आपके डाउट वगैरह है, आपको अगर आ रहे हैं डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, है ना। फिर ये चैप्टर के बाद इस लेक्चर के बाद आपका ये चैप्टर एंड होने वाला है। पिछले जो वीडियोस बाकी है इस चैप्टर के वो रिकॉर्ड करेंगे इसके बाद, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे जंप ना करते हुए पिछले वीडियोस और ये पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे, क्योंकि हमारी कोचिंग में जहाँ से शुरू होता है इसलिए हमने वहाँ से रिकॉर्ड किया। हम आपको बता चुके हैं पहले भी, ठीक है। शुरू करना है फिर फोर्स ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस, 11th ऑसिलेशन चैप्टर, NCERT का 14 नंबर चैप्टर का पार्ट फोर्स ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। हमारा चैनल है ECC और ये वीडियो आप तक पहुंचाया जा रहा है एक्सेलेंस कोचिंग सेंटर के जरिए। किस एक्सेलेंस कोचिंग सेंटर? हमारी कोचिंग का नाम है, थोड़ा ऐड भी करना पड़ता है बीच बीच में, है ना। चलो, तो अब इसको हम समझेंगे। देखो बच्चों, पहले आपको फोर्स ऑसिलेशन समझने से पहले आपको फ्री ऑसिलेशन समझना पड़ेगा। व्हाट इज मीन बाय फ्री ऑसिलेशन, पहले इसको समझेंगे। फिर फ्री ऑसिलेशन के बाद आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी समझनी होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन। देन हम जंप करेंगे फोर्स ऑसिलेशन पर, ठीक है। देखो, फ्री ऑसिलेशन किसे कहते हैं? मान लो यहां पर आप स्विंग कर रहे हो, ये झूला है, इस पर आप बैठे हुए हो। मैंने डायग्राम काफ़ी अच्छी बनाई है ना। इस झूले को कोई आपका फ्रेंड पकड़ के पीछे ले आता है और छोड़ता है, तो आप अभी आपकी मेन पोजीशन कुछ इस तरह से है। आप पीछे इस डायरेक्शन में जाते हो, फिर अब आगे इस डायरेक्शन में जाते हो और आपकी स्विंगिंग कुछ इस तरह से चलती रहेगी, है ना। ये टहनी है तो थोड़ी स्विंगिंग क्रॉस भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ में आ रहा है आपको अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये आपकी मेन पोजीशन है, यहाँ से आपको डिस्प्लेस किया जाएगा एक्सट्रीम की तरफ, छोड़ा जाएगा, तो आप इस तरह से जो है तो स्विंग करोगे, ठीक है। आप झूले पर इस तरह से स्विंग करो। अब आपने क्या करना है, जब ऐसे पीछे आपका फ्रेंड लेकर जाएगा आपको, आपने आपके दोनों पैर उठाकर जो है तो आराम से अंदर बैठ जाना है, आराम से अंदर बैठ जाना है। क्या होगा कि आपका पहला एम्पलीट्यूड, देन आपके एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज होंगे और एक टाइम आएगा आप रेस्ट पर यहाँ पर आ जाओगे। आपके फ्रेंड ने आपको क्या किया, यहाँ से ले जाकर इस तरफ लिया और एक ही बार में छोड़ दिया, और वो भी जाकर कहीं बैठ गए। आप इस तरह से ऑसिलेट करोगे, इस तरह से आपके ऑसिलेशन होंगे। ग्रेजुअली आपके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड मतलब द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम था, ये मीन था, तो इतना हुआ था। 2-3 चक्कर के बाद आप यहाँ तक ही जा पाओगे, और 2-4 के बाद यहाँ तक, और 2-4 के बाद यहाँ तक, और फिर कुछ टाइम के बाद जाकर आप आपकी मीन पोजीशन पर रुक जाओगे। अब आपकी मीन पोजीशन पर क्या हो जाओगे, रुक जाओगे, स्टॉप हो जाओगे। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने क्या करना है, एक झूले पर बैठना है और उसके बाद अपने फ्रेंड से ये कहना है कि एक बार डिस्प्लेस कर दो उसको और फिर तुम चले जाओ। कुछ टाइम के बाद तुम आके बैठ गए। ये वाले ऑसिलेशन होते थे फ्री ऑसिलेशन। इन ऑसिलेशन को क्या कहते थे हम? फ्री ऑसिलेशन। और ये रुक क्यों रहा था? ये रुक रहा था डैम्पिंग फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? डैम्पिंग फोर्स, जो कि कॉन्स्टेंटली लगती है आप पर, आपके ऑसिलेशन पर। डैम्पिंग फोर्स यहाँ कौन होगा? अगर आप ऐसे ही करें तो एयर पार्टिकल डैम्पिंग फोर्स लगा रहे, है ना। कौन लगा रहे? एयर पार्टिकल भी डैम्पिंग फोर्स लगाते हैं। मैंने आपको बताया था इससे पहले लेक्चर में, है ना, डैम्प ऑसिलेशन। तो डैम्पिंग फोर्स की वजह से आप जो है तो यहाँ पर आकर रुक गए। अच्छा, जब आप ऑसिलेट कर रहे थे, जब आपके फ्रेंड ने आपको यहाँ पर ले गया और यहाँ से छोड़ दिया, और जब आपका ऑसिलेशन हो रहा था तब आपकी कुछ फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में होने वाले ऑसिलेशंस, फ्रीक्वेंसी। तो उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी कौन सी है? जब आप यहाँ पर ऑसिलेट कर रहे थे और ऑसिलेट करते टाइम आपकी जो फ्रीक्वेंसी थी अंडर द फ्री ऑसिलेशन के टाइम आपकी जो फ्रीक्वेंसी थी उस फ्रीक्वेंसी को ओमेगा कहते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
क्या कहते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। डैम्पिंग फोर्स आपको पता है, जो आप ऐसे ऐसे ऑसिलेट करें तो एयर पार्टिकल आपकी बॉडी को बार बार टकरा रहे, तो वो आपकी मोशन को रोकना चाह रहे हैं, तो डैम्पिंग फोर्स। नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपकी ऑसिलेशन करते टाइम की फ्रीक्वेंसी ओमेगा। फ्री ऑसिलेशन एक ही बार डिस्प्लेस करके छोड़ देना है अपने हाल पर, भाई तुम तुम्हारी मर्जी के मालिक, क्या तुम तुम्हारी मर्जी के मालिक, करते रहो ऑसिलेशन, जब चाहे रुकना है रुको, जब चाहे रुकना है रुको। मतलब तुमको कौन रोकेगा, डैम्पिंग फोर्स रोकेगी, मर्जी के मालिक मतलब डैम्पिंग फोर्स के। ओके ठीक है, तो इसको कहते हैं फ्री ऑसिलेशन, इसको कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। एक और एग्जांपल अगर फ्री ऑसिलेशन की मैं ले लूँ, तो यहाँ पर आपने क्या किया, एक सिंपल पेंडुलम को सस्पेंड किया इस तरह से, सिंपल पेंडुलम को आपने इस तरह से सस्पेंड किया, है ना, ये उसका सेंटर ऑफ मास, पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक, आपने उसको इस इधर के सेक्शन में लेकर गए और यहाँ से उसको थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर दिया। जब आप थीटा एंगल से उसे थीटा एंगल से उसे रिलीज करोगे, क्या करोगे, मीन पोजीशन से थीटा एंगल से उसे रिलीज करोगे, वो फिर से ऑसिलेशन करेगा इस तरह। अब आपने एक बार रिलीज करके आपने भी वहां से हट जाना है, बार बार डिस्टर्ब नहीं करना है ना, एक ही बार, फिर उसकी मर्जी, है ना, तो बार बार डिस्टर्ब नहीं करना है, आपने रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद क्या हुआ कि ये ऑसिलेट कर रहा है। इस टाइम पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वह है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, और इस टाइम पर इसका जो ऑसिलेशन है वह है फ्री ऑसिलेशन। कौन सा ऑसिलेशन है, फ्री ऑसिलेशन। अब आपको फ्री ऑसिलेशन और नेचुरल फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छे से समझ गई होगी। डैम्पिंग फोर्स यहां पर भी लगेगा, एयर पार्टिकल पेंडुलम कुछ टाइम के बाद आकर रुक जाएगा, ग्रेजुअली डिक्रीज होगी, इनके एम्पलीट्यूड क्या होगे, ग्रेजुअली डिक्रीज होंगे, इनके एम्पलीट्यूड क्या होंगे, ग्रेजुअली डिक्रीज होंगे। फ्री ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। ठीक है, बीच बीच में इधर उधर जाने से वीडियोस ब्लर हो रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा यहीं पर कॉन्स्टेंटली रह के आपको ये क्लियर दिखाई दे, इसलिए यहाँ से समझाऊंगा। क्लियर हो गया फ्री ऑसिलेशन, क्लियर हो गया नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्लियर हो गया डैम्पिंग फोर्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और क्लियर करते हैं इस चीज़ को। और एग्जाम्पल आपको पता है, आप एक टेबल इस तरह से, कहाँ बनाना टेबल, यहाँ बना दिया टेबल इस तरह से, वो टेबल तो उधर चला गया, ये उसका उधर का पहिया है। इस टेबल पे आपने स्केल लगा दिया ऐसे, और यहाँ पे स्केल को टाइट बांध दिया ऐसे, टाइट। ये स्केल की मेन पोजीशन है, स्केल की कौन सी पोजीशन है, मीन। यहाँ पर स्केल टेबल को टाइट बंधी, आप स्केल को ऐसे जोर से मारोगे, जब आप स्केल को पुश करोगे ऊपर से, स्केल कुछ इस तरह से थी, वो ऐसे 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 वाइब्रेट करेगी, इसको ऑसिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑसिलेशन। इसकी मेन पोजीशन ये थी, जब आपने इसे क्या किया, आपने इसे ऐसे पकड़ा और नीचे लेकर गए एक्सट्रीम पर, यहाँ से रिलीज किया, अब छोड़ेंगे तो ये ऐसे आएगी मीन पर, फिर जाएगी एक्सट्रीम पर, फिर आएगी मीन पर, फिर नीचे के एक्सट्रीम, मीन ऊपर के एक्सट्रीम, मीन नीचे के एक्सट्रीम, और स्पीड से ऐसे ऑसिलेट करेगी। इस टाइम पे इसकी जो ऑसिलेशन होंगी वो भी फ्री ऑसिलेशन होगी, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, जिसे ओमेगा से बताया जाएगा। NCERT बुक में फोर्स ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस इस टॉपिक में ज़्यादा मतलब थ्योरी में बताया गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा 2-4 एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ें क्लियर हो, है ना। अपने आप से होने वाला, मतलब एक ही बार डिस्प्लेस करो, बॉडी को छोड़ दो, बॉडी खुद ऑक्सीलेट करेंगे, डैम्पिंग फोर्स अपना काम करेगा, तुम दूर से बैठ के अब तमाशा देखो खाली बस से, क्या हो रहा भाई, स्लो चल रहा है, स्लो चल रहा है, रुक रहा है, रुक रहा है, रुक रहा है, रुक गया बॉडी। तो उस टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी रहती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उस ऑसिलेशन के टाइम पे, रुके बाद नहीं, ऑसिलेशन करते टाइम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और फ्री ऑसिलेशन, उस ऑसिलेशन को फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। सारी बातें क्लियर। अब बढ़ेंगे हम फोर्स ऑसिलेशन की तरफ, अब बढ़ेंगे हम फोर्स ऑसिलेशन की तरफ। अब इस केस में आ जाओ, ये वाले केस में, ये वाले केस में आप क्या कर रहे थे, आपके फ्रेंड ने आपको यहाँ से लेकर डिस्प्लेस किया था, आप इस तरह से ऑसिलेट कर रहे थे, आपने पैर ऊपर ले लिए थे और बैठ गए थे आराम से। अब आपने पैर ऊपर नहीं लेना है, अब आपने पैर नीचे रहने देना है, और जब आपका एक ऑसिलेशन पूरा हो जाता है और जैसे ही आप मीन पोजीशन की तरफ आते हैं, तब आप पैर जो है तो ज़मीन पर लगा के ज़मीन को पुश करते हैं। ज़मीन को क्या करते हैं, अर्थ को तुम पुश लगाते हैं अपने पैरों से। जब अपने पैरों से आप अर्थ को पुश लगाते हो तो न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है और आप पर वापस फोर्स लगता है ना।
क्या होगा, अर्थ है ज़मीन पर, तुम ऐसे झूला झूल रहे थे और तुमने ज़मीन पर पुश किया तो ज़मीन नीचे चली जाएंगी, ऐसा होगा नहीं। न्यूटन का न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होगा और वही फोर्स आपको वापस लगे आपकी बॉडी को, और जैसे ही आपने पुश की तो उतनी स्पीड से आप पीछे जाएंगे, वो फोर्स आपको पीछे फेंकेगा। तो अब की बार क्या हो गया कि आपने अपने आप के ऑसिलेशन पर, जो तुम ऑसिलेशन कर रहे थे इस झूले में बैठकर, उन ऑसिलेशंस पर आपने एक फोर्स लगाए। अब जाहिर सी बात है, जब फोर्स लगाएंगे तो ऑसिलेशन जो तो डिक्रीज होने वाला नहीं है ना। आराम से समझो ये चीज़ है, आप ऐसे ऑसिलेट करते, यहाँ पर गए, जैसे ही वापस आ रहे थे आपने इसको पुश किए, ज़मीन को पुश किया आपने। याद रखना ये पुश जाते टाइम कभी नहीं होता है, ये पुश जाते टाइम बहुत कम केसेस में, आते टाइम बहुत अच्छे से होता है ना। जो लोग बैठे होंगे उन लोग को पता है ना, जो लोग बैठे होंगे उन लोग को पता है। एक त्यौहार आता है उसमें जो तो बहुत झूले लगाए जाते हैं जगह जगह पर, है ना, तो जगह जगह पर बैठते भी लोग। तो ये वाला पुश जब आप करते हो तो बैकवर्ड जाते टाइम, आप इधर से वापस जब आ रहे थे तब आपने पुश किया किसको, ज़मीन को। जैसे ज़मीन को पुश किया आपने, स्पीड से फोर्स पीछे लगा, न्यूटन का थर्ड लॉ, फोर्स पीछे लगा, आप पीछे गए। इस वाले केस में रिलीज किए, छोड़ दिए, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, आपको लग रहा है एम्पलीट्यूड डिक्रीज होना है, आपने इसको टिक करके मारना है, इधर से यहाँ से ऐसे मारना है, फिर आया, फिर गया, फिर एक मारना है, फिर आया, फिर गया, फिर एक मारना है, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर एक मारना है। तो आप हर बार पुश दे रहे हैं पेंडुलम को, तो पेंडुलम को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स। इस केस में एक बार स्केल को मार दिया, स्केल वाइब्रेट कर दी, जैसी वाइब्रेशन स्लो हुए फिर मारे, फिर वाइब्रेट कर रही है, फिर मारे, फिर वाइब्रेट कर रही है, फिर मारे। ये वाला केस थोड़ा रहने दो, इन दोनों पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये तो समझने के लिए था, क्योंकि इसमें हर पीरियड के बाद जो तो आपको उसको जो तो रफ करना मुश्किल जाएगा। इसमें आप बआसानी कर सकते, क्योंकि ये फोर्स पेरियोडिक फोर्स है। समझो आप पेरियोडिक फोर्स क्यों है ये। आपको हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फोर्स लगाना है। अगर यहां पर आप जाकर एक चक्कर के बाद फोर्स लगा रहे हैं तो हर चक्कर के बाद आपको फोर्स लगाना पड़ेगी। या आप पहले पहला फोर्स एक चक्कर के बाद, दूसरा फोर्स दो चक्कर के बाद, तीसरा फोर्स तीन, चौथा फोर्स चार चक्कर के बाद, तो फिर डिक्रीज हो ही जाएगा एम्पलीट्यूड, है ना। तो आपको पेरियोडिकली लगाना है। अगर एम्पलीट्यूड को कम नहीं होने देना है तो आपको फोर्स कैसे लगाना है, पेरियोडिकली। जैसे कि आप यहां से गए, वापस आ रहे थे तब तुमने पुश किए, फिर गए, वापस आ रहे थे फिर पुश किए, फिर वापस आ रहे थे फिर पुश किए, फिर यहां से इधर गए, फिर रिटर्न आ रहे थे फिर पुश किए। हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद लगाया गया फोर्स पेरियोडिक फोर्स होता है। आप पेरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं। इसमें भी आपने यहां से रिलीज किए, आया मारे, आया मारे, आया मारे, तो ये ऑसिलेशन जो हुए, ये जो फोर्स लगा ये भी पेरियोडिक फोर्स, ये भी कौन सा फोर्स, पेरियोडिक फोर्स। सारी चीजें क्लियर होगी। हाँ, अब मैं आपको इसको और क्लियरेंस दूंगा, पेरियोडिक फोर्स को और फोर्स ऑसिलेशन को। अब पेरियोडिक फोर्स अप्लाई करने के बाद जो ऑसिलेशन हो रही है, ये है ना पेरियोडिक फोर्स, तो उस ऑसिलेशन को कहते हैं फोर्स ऑसिलेशन। पहले वाली ऑसिलेशन खुद से हो रही थी, कोई फोर्स वगैरह अप्लाई किया गया नहीं था। इस वाली ऑसिलेशन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इसलिए ये वाली ऑसिलेशन फोर्स ऑसिलेशन। आराम से देखो, जो फोर्स आप अप्लाई करते हैं उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू F0 कॉस ऑफ ओमेगा सफिक्स डी इंटू टी। ये देखो, ये ओमेगा डी, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। ओमेगा डी ये है, ये जो आपने फोर्स लगाए हैं, ड्राइविंग फोर्स, इसको ड्राइविंग फोर्स भी कहते हैं। हाँ, इसका एक और नाम है ड्राइविंग फोर्स, है ना। कि आप क्या करें, बार बार उसको जो तो ड्राइविंग फोर्स लगा रहे। याद रखना इसको, जो तो आपने ड्राइविंग फोर्स कहना, फोर्स ऑसिलेशन में जो फोर्स लगाई जाती है उसको ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। ओके, जो के पेरियोडिक होती है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आपको वो लगानी है। ओके, इधर देखो आप, तो ये ओमेगा डी जो है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स। एफ नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड, ड्राइविंग या ड्राइवन फोर्स भी कहते हैं, अलग अलग नाम है, हो जाता है इंग्लिश में आगे पीछे। इंग्लिश पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना मेरे लेक्चर में, इंग्लिश अपनी खतरनाक है बहुत, है ना। एम्पलीट्यूड ऑफ ड्राइविंग फोर्स में तो बोलेंगे सर ड्राइविंग कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। इंग्लिश पे कॉन्सेंट्रेट करना है, उसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल है बुक में, ज़रा देख लूँ मैं।
ड्राइविंग फोर्स ही है, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड है, ये दोनों चीजें समझ लो यहां पर पहले, ये दोनों चीजें। फोर्स ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड नहीं है ये एम्पलीट्यूड फोर्स ऑसिलेशन का नहीं है। फोर्स ऑसिलेशन में कॉम्बिनेशन है, फोर्स ऑसिलेशन है ना, ऑलरेडी ऑसिलेशन चल रहा था, उसको भी कुछ एम्पलीट्यूड था, आपने जो फोर्स लगाए बाहर से उससे जो एम्पलीट्यूड मिला वो वाला एम्पलीट्यूड है ये, है ना, वो वाला एम्पलीट्यूड है ये। आपने जो बाहर से फोर्स लगाए उससे जो एम्पलीट्यूड मिलेगा और बाहर से जो फोर्स लगाए उससे जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, तो ये फ्रीक्वेंसी है आपकी बाहर से अप्लाइड फोर्स से मिलने वाली फ्रीक्वेंसी, और ये एम्पलीट्यूड है आपके बाहर से लगाए गए फोर्स से मिलने वाला एम्पलीट्यूड। अब ये फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों मिलके अपनी फ्रीक्वेंसी बनाएंगे और उससे एम्पलीट्यूड बनाएगी, ठीक है। समझ आई बात, बाहर से आप पुश कर रहे हैं बार बार उसको, ठीक है। यहां तक क्लियर था, अब मैं रफ कर रहा हूं, थोड़ा हम डेरिवेटिव पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। आई होप आपको सारी चीजें अब तक की क्लियर है। तो अब आ जाते हैं, थोड़ा कंसेप्ट हो गया, अब डेरिवेशन की तरफ। जब एक कोई बॉडी ऑसिलेशन करती है तो बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लगते हैं? बॉडी पर लगता है रिस्टोरिंग फोर्स, बॉडी पर लगता है डैम्पिंग फोर्स, बॉडी पर लगता था रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स, बॉडी पे लगता था डैम्पिंग फोर्स माइनस बी वी। ये चीज़ें पहले हो चुकी है ना। यहाँ पर के फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट था या फोर्स कांस्टेंट था, ठीक है। और ये बी जो था वो डैम्पिंग कांस्टेंट था, मटेरियल कौन सा है आसपास उसमें डैम्पिंग हो रही है। अच्छा, ये जो एग्जांपल मैंने आपको 3 बताया उसमें एक और एग्जांपल जोड़ लो आप। आपने एक स्प्रिंग सस्पेंड की कुछ इस तरह से, ऐसे उस स्प्रिंग को लगाया आपने, एक वेट मास mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इसको लिया आपने नीचे छोड़ दिया, ये अप एंड डाउन ऑसिलेशन करेगा। जैसे ही नीचे आता है आप नीचे इसको एक बार मारते हो, फिर आया, फिर मारते हो, फिर आया, फिर मारते हो, फिर आया, फिर मारते हो, तो आपके मारने की वजह से क्या होगा कि बार बार इसके एम्पलीट्यूड कम नहीं होंगे, ऑसिलेशन चलता ही रहेगा। ये भी फोर्स ऑसिलेशन, ये भी कौन सी ऑसिलेशन है? फोर्स ऑसिलेशन। तो अगर ये वाला एग्जांपल कंसिडर करें तो के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है, आसपास एयर पार्टिकल मौजूद है, तो बी क्या है? बी क्या है? बी डैम्पिंग कांस्टेंट है, एयर पार्टिकल वगैरह जो भी इसको डैम्पिंग फोर्स लगा रहा है ऑसिलेशन को रोकने के लिए, ठीक है। अब एक बात तो पक्की है, ये दोनों फोर्सेस निगेटिव में थे, और एक फोर्स जो हमको नया मिला F इज इक्वल टू, है ना, F इज इक्वल टू ड्राइवन फोर्स, वो था F0 या F0 कॉस ऑफ ओमेगा डी टी। ये वाला फोर्स हमको नया मिला। ये होता है सिर्फ फोर्स ऑसिलेशन में, बाकी जितने ऑसिलेशन उसमें 2 फोर्स, 1 2। अब तुम बोलेंगे सर वो पहले जो सिंपल पेंडुलम आपने पढ़ा है उसमें आपने ये फोर्स पुट नहीं किए थे, है ना, तो उसमें हम निग्लिजिबल कंसिडर करते हैं उसको। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिंपल पेंडुलम में कौन था? बी कौन था? डैम्पिंग कांस्टेंट कौन था? एयर था। अब जाहिर सी बात है ना भाई कि अगर आप एयर में ऑसिलेशन कर रहे हैं तो आपको उतना जो तो रेजिस्टेंस कम लगेगा, लेकिन अगर आप पानी में स्प्रिंग का ऑसिलेशन करा रहे, ब्लॉक और स्प्रिंग दोनों पानी में, तो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए सिंपल पेंडुलम वगैरह केसेस में हमने क्या किए थे, इसको नहीं पढ़े थे, लेकिन अभी पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए अब यहाँ पर उसको रख रहे हैं, ठीक है। समझ में आएगी बात आपके, है ना। लेकिन क्योंकि डैम्पिंग हर जगह है, एयर पार्टिकल को निगलेक्ट नहीं कर सकते। डैम्पिंग सिर्फ वैक्यूम में नहीं है। कहाँ पर नहीं है? वैक्यूम में डैम्पिंग नहीं होती है बस, इसलिए वैक्यूम में एक बार इस तरह पेंडुलम को मोशन दो, करता ही रहता, रुकता ही नहीं हो, है ना, रुकता ही नहीं वो। चलो आगे बढ़ेंगे। तो ये तीनों फोर्स लग रहे हैं आप ऑसिलेशन करने वाली बॉडी पर, जिसका नाम है फोर्स ऑसिलेशन। ये वाला फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स, बॉडी का इंटरनल। ये वाला है डैम्पिंग फोर्स, आसपास के मटेरियल जो लगा रहा है, और ये वाला है बाहर से जो अतिशाना इंसान है, बार बार मार रहा है उसको कि रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, ये वाला फोर्स। अब नेट फोर्स जो होगा, अच्छा ये सारे टाइम पे जो तो टाइम फंक्शन है, आपकी बुक में इसको टी लगा होगा, है ना, ये टाइम फंक्शन याद रखो। तो ये हो जाएगा फोर्स, नेट फोर्स एफ टी इज इक्वल टू, तीनों की समेशन होंगी, माइनस बी वी माइनस के एक्स प्लस F0 कॉस ऑफ ओमेगा डी टी, ये आपकी बुक में है ना, तीनों की समेशन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया था आपके कि नेट फोर्स जो एक्ट होगा फोर्स ऑसिलेशन करती हुई बॉडी पर, नेट फोर्स जो एक्ट हो रहा है तीनों है, ये डैम्पिंग फोर्स,
सराउंडिंग के मीडियम से लग रहा है और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी जितनी ज़्यादा डैम्पिंग फोर्स उतना ज़्यादा। ये रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी के इंटरनल इससे लग रहा है मटेरियल से, और एक्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, जितना डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स, और ये वाला बाहर से लगाया गया फोर्स। तीनों फोर्स मिलाकर एक फोर्स बना एफ नेट, जो कि टाइम पर डिपेंड है, वो फोर्स जो है तो पूरा अप सिस्टम का ऑसिलेशन का फोर्स हो गया। अब इस चीज़ों को गौर से देखो। अब अगर मैं इसको ma लिख दूँ तो चलेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको मैं मास इंटू एक्सेलरेशन लिखता हूँ फोर्स को, इसको v को लिखता हूँ मैं वेलोसिटी को dx अपॉन dt, और ये रहेगा x, ये निगेटिव वाले सारे उधर जाएंगे। एक ही बार में सुन लेना है, वो बहुत स्टेप लिखने को टाइम नहीं अपने पास, है ना। टाइम है मतलब वो इतना समझाने की जरूरत ही नहीं आप लोग। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन m a, और एक्सेलरेशन को लिखा जाता है d2x अपॉन dt स्क्वायर, है ना। तो एक्सेलरेशन को लिख देता हूँ मैं d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b, वेलोसिटी को लिखूंगा मैं dx अपॉन dt माइनस k, इसको डिस्प्लेसमेंट को लिखूंगा मैं x प्लस एफ नॉट कॉस ऑफ ओमेगा डी टी। ओमेगा डी ये फ्रीक्वेंसी है, ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी, जो बाहर से फोर्स लगा है उससे मिलने वाली फ्रीक्वेंसी। अब देखो इसमें क्या होने वाला है, ये चीज़ें जो निगेटिव वाली इधर पॉजिटिव में जाएगी, तो m d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस b dx अपॉन dt प्लस kx इज इक्वल टू हो जाएगा एफ नॉट, सॉरी वो कहाँ से आ गया भाई, कॉस ऑफ ओमेगा डी टी। यहाँ तक हमको आपकी बुक में इक्वेशन दी हुई है, सॉरी यहाँ तक आपको आपकी बुक में इक्वेशन दी हुई है, मुझे थोड़ी ना दी हुई, आपको भी दी हुई है। ये इक्वेशन आपकी बुक में है और बताया गया है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फोर्स ऑसिलेशन, ठीक है। फोर्स ऑसिलेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, ठीक है। यहां तक आ गए थे। अब इसके बाद फोर्स ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कितना होगा, फोर्स ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड किन किन चीज़ों पर डिपेंड होगा, और उस पर आने वाले आगे दो केस हम समझेंगे। अब ये चीज़ लिख लिए, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। इसको फर्दर जब सॉल्व करते बच्चों, आप इसको रफ कर दूँ, ये सारा देखो स्क्रीनशॉट लेके समझ लेना एक बार, अगर नहीं समझा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सर ये स्टेप बताओ वो स्टेप बताओ, है ना। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मैंने रफ भी कर दिया और साथ में यहाँ पर दोनों फॉर्मूले को इधर लिख भी दिया ताकि आपका टाइम भी बचे और आपको समझ में आए। ये वाली इक्वेशन हमको मिल गई थी, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फोर्स ऑसिलेशन। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, है ना, देखो कैसा है कि कुछ ऐसे बड़े बड़े जो है तो डेरिवेशंस हैं जो आपकी बुक में नहीं है, है ना, और वो आपको सिलेबस में करना भी नहीं है, क्योंकि इसको मैंने जब यहाँ तक सॉल्व करते हुए गया तो तकरीबन 2 पेज लगे। क्या करना होता है, बहुत बड़ा है, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय m है, डिवाइड बाय m है, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2 है, उसके बाद ये dx d2x अपॉन dt स्क्वायर dx, x की वैल्यू रखनी है जो x आपको यहाँ पर इस चैप्टर में दिया गया है, x इज इक्वल टू वो यहाँ पर रखनी है, उसका डेरिवेटिव यहाँ पर, उसका डबल डेरिवेटिव यहाँ पर, फिर उसके बाद इधर जो तो 5 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत बड़ा डेरिवेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में कि इसकी ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की यहाँ पर, इसलिए नहीं, पिछले लेक्चर में भी एक ऐसा ही था कि उसकी ज़रूरत थी नहीं, है ना। तो इसलिए ये डायरेक्ट दिया गया है ना। आप अगर आपकी एनुअल एग्ज़ाम जो होती है बोर्ड की, है ना, कुछ ऐसे स्टेट बोर्ड है जहाँ पर जो है तो ये ऑसिलेशन चैप्टर 12 में है और एनसीईआरटी में 11 में है, तो अगर आपको बोर्ड में भी है तो ये डिराइव नहीं करना है, और आपको नीट में तो इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं, नीट में तो आपको इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आपका जो एक्स होता था इस केस में डैम्पिंग फोर्स में जो डिस्प्लेसमेंट था वो था, ये डिस्प्लेसमेंट भी टाइम का जो तो फंक्शन है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एफ नॉट कॉस, सॉरी डस्टर किधर गया, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू किसका डिस्प्लेसमेंट निकाले हम, फोर्स का, फोर्स ऑसिलेशन का डिस्प्लेसमेंट निकाले। हाँ, ऑसिलेशन का डिस्प्लेसमेंट में एम्पलीट्यूड ए ही रहेगा, कॉस ऑफ ओमेगा डी और टी
प्लस 5। ये क्या होता है कंफ्यूजन, बच्चे dt साथ में समझ लेते हैं, इसीलिए जो ना t को मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, ओमेगा d सफिक्स में t प्लस 5। ये जो फार्मूला मिला आपको, ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है फोर्स ऑसिलेशन का, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है फोर्स ऑसिलेशन का। इसको यहाँ पर इसका डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव बहुत सारे है, फिर यहाँ पर आप इस पर पहुँच जाते हो, लेकिन हमको वो सॉल्व करना ही नहीं, हम डायरेक्ट एम्पलीट्यूड पे कांस्टेंट करेंगे, देखो कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हाँ इंग्लिश, आ जाओ वापस। एम्पलीट्यूड के लिए फॉर्मूला मिल गया, ये मिल गया फॉर्मूला है f0 या f0 जो भी बोलेंगे आप इसको, डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट m स्क्वायर इन अनदर ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर आउट ऑफ ब्रैकेट प्लस ओमेगा डी स्क्वायर बी स्क्वायर होल रेस टू 1/2। ये मतलब ये सब के सब किस में है, अंडर रूट में है, ये सारा के सारा क्या में है, रूट में, होल रेस टू 1/2। ओके, इस ब्रैकेट का भी स्क्वायर है, शायद आपकी बुक में देखो अच्छे से, इस ब्रैकेट का स्क्वायर होगा शायद, हाँ इस ब्रैकेट का भी स्क्वायर था। ओके, गड़बड़ हो गई, चलो कोई बात नहीं, यहां तक हम आ गए थे। अब एम्पलीट्यूड मिल गया। अब दो केसेस आपकी बुक में दिया हुआ। पहला केस, पहले केस में बोला गया इफ b इज वेरी स्मॉल, b इज वेरी स्मॉल, अगर b बहुत स्मॉल हो, बहुत छोटा हो। b का मतलब क्या, b का मतलब होता है डैम्पिंग कांस्टेंट, ये b। इफ b इज वेरी स्मॉल, अगर डैम्पिंग कांस्टेंट बहुत कम हो, बहुत छोटा हो, वो ज्यादा जो है तो डैम्पिंग फोर्स लगा रहा नहीं, समझो, हाँ कंसेप्ट समझो इसका। b इज वेरी स्मॉल का मतलब क्या है कि जहां पर ऑसिलेशन हो रहा है वहां पे सराउंडिंग का जो मटेरियल है वो ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहा है, ऑसिलेशन को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहा है, मतलब आसपास के मटेरियल की उतनी कैपेसिटी नहीं फोर्स लगाने की। अगर वैक्यूम होता तो फोर्स कितना लगाता, डैम्पिंग फोर्स वैक्यूम में कितना लगेगा, वैक्यूम में डैम्पिंग फोर्स कितना लगेगा, FD 0, कोई मटेरियल नहीं वहां पर फोर्स लगाने के लिए, है ना। फिर उसके बाद एयर में कुछ तो भी लगेगा, डैम्पिंग फोर्स इज ग्रेटर देन 0, है ना, ग्रेटर देन 0। उसके बाद अगर वाटर में जाएगी आप, डैम्पिंग फोर्स FD तो ग्रेटर देन एयर ना, ये तो चलते ही रहेगा, आपको पता है सारी चीज। तो b इज वेरी स्मॉल मतलब डैम्पिंग फोर्स कम लग रहा है। अब डैम्पिंग फोर्स कम लग रहा है, दूसरा केस b इज वेरी स्मॉल एंड दूसरा ये b इज वेरी स्मॉल एंड ओमेगा d इज फार अवे, मतलब बहुत दूर रहते एक दूसरे से, एक उस्मानपुरा में एक अबरार कॉलोनी में, इतना दूर कम से कम, है ना। तो b इज वेरी स्मॉल मतलब b बहुत छोटा है, फोर्स जो लग रहा है डैम्पिंग फोर्स तो बहुत छोटा लग रहा है। और ओमेगा एंड ओमेगा डी, ओमेगा मतलब कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन, जब ऑसिलेशन चल रहा था, हर चीज समझनी है। ऑसिलेशन जब अपने आप चल रहा था तब की उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल, और आपने जो बाहर से पुश किए, बाहर से पुश करने के बाद आपने जो फोर्स अप्लाई की उसकी जो फ्रीक्वेंसी बनी, दोनों को मिलाकर जो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी बनी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी बनी वो वाली फ्रीक्वेंसी क्या, ओमेगा डी। इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, वेरी फार मतलब बहुत ज्यादा फर्क है। अगर ये केस होता है, ऐसा केस होता है, केस ए बताया गया बुक में इसको, तो ये वाली टर्म डायरेक्ट निगलेक्ट होती है। अब जब ये टर्म निगलेक्ट हो जाएगी तो क्या बचेगा, बचेगा a इज इक्वल टू f0 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर इन ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट रेस टू 1/2। अब ये जो 1/2 अंदर अप्लाई होगा तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर चला जाएगा, है ना। 1/2 मतलब ये रूट है ना, ये क्या है, रूट है, तो ये स्क्वायर गायब हो जाएगा, बच जाएगा a इज इक्वल टू f0 डिवाइडेड बाय m इन ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा टी का स्क्वायर। चलो ये मिल गया पहले केस में एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड कब है, जब b जो है तो बहुत स्मॉल है और ओमेगा और ओमेगा डी में बहुत ज़्यादा फर्क है। सेकंड केस जो आपकी बुक में दिया गया है जो कि रेजोनेंस का केस है, सेकंड केस रेजोनेंस का केस है, समझो इसको रफ कर दो, अभी लिख लोगे, है ना। अच्छा ये यहाँ पर ये क्यों आया मालूम, ये ओमेगा डी टी क्वेश्चन नहीं आते तुम्हारे माइंड में, क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये वाला डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स ऑसिलेशन का डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स ऑसिलेशन का डिस्प्लेसमेंट है x, और इसमें फ्रीक्वेंसी जो पुट की गई है वो बाद में वाली जो फोर्स से अप्लाई की गई है, ड्राइविंग फोर्स से वो पुट की। हाँ बार बार जब आप ड्राइविंग फोर्स से पीरियडिकली फोर्स लगाते हो तब ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या करती है, पूरी इसकी फ्रीक्वेंसी यही फ्रीक्वेंसी हो जाती है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। ओके चलो रफ कर रहा हूँ इसको मैं। दूसरा केस, सेकंड केस में क्या बोला गया, सेकंड केस में ये कहा गया कि अगर ओमेगा, इफ ओमेगा एंड ओमेगा डी नियरली
इक्वल और क्लोज, नियरली क्लोज और इक्वल, नियरली क्लोज और इक्वल। अगर ये ओमेगा और ओमेगा डी बहुत ज़्यादा क्लोज हो, इनकी वैल्यूज बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाए, अब बार बार बाहर से फ्रीक्वेंसी अप्लाई करें, उसकी वैल्यू उस बाहर से अप्लाई की गई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अंदर की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उससे सेम हो जाए या इक्वल हो जाए या करीब करीब हो जाए, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाती है। अगर सेम हो जाएगा तो ये तो जीरो होने वाला, देखो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर दोनों सेम, तो ये माइनस का साइन तो दोनों जीरो, तो जीरो होगा तो ये पूरा टर्म जीरो, बचेगा सिर्फ क्या, a इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा डी स्क्वायर बी स्क्वायर रेस टू 1/2, फिर इस 1/2 से ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर। भाई क्या लिखाया जा रहा है, थोड़ा क्लियरली तो हो जाए वो, एफ नॉट डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट ओमेगा डी का स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 1/2। अब ये 1/2 फिर से अंदर अप्लाई होगा, दोनों के स्क्वायर चले जाएंगे तो ए हो जाएगा एफ नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा डी और बी। अच्छा दोनों केसेस को गौर से देखो, पहले वाले केस में जो फॉर्मूला मिला था, ए केस में वो फॉर्मूला था ए इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाय एम इन ब्रैकेट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला। और ये अच्छा देखो गौर से, अगर ओमेगा डी की कुछ भी वैल्यू रखे आप, तो ये वाले केस में आप गौर से देखो, इस वाले केस से इस वाले केस में एम्पलीट्यूड ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है इस वाले केस से। ये रेजोनेंस का केस है, ये कौन सा केस है, रेजोनेंस है ना। अभी रेजोनेंस में हम बढ़ेंगे, अभी सिर्फ यहाँ तक गए, ये वाली केस रेजोनेंस की है, सॉरी ये वाली केस है ना। तो इस वाले केस में एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है इस वाले केस से, ये बात तो पक्की है 100%। ओके, अब मैं रेजोनेंस की तरफ बढ़ रहा हूँ। देखो ये वाला ए केस, ये बी केस में बताया गया अगर दोनों फ्रीक्वेंसीज इक्वल हो, ड्राइवन फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी, देन फॉर्मूला मिलेगा ये और ये मिल गया, मतलब कि होने वाला है आप रेजोनेंस। ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रफ कर रहा हूं मैं, आपने पॉज करके इसको लिख लेना। 1 2 3 4। चलो आ जाओ इधर देखो गौर से। हाँ, रेजोनेंस का मतलब क्या है, रेजोनेंस, और ये कब होता है। रेजोनेंस का मतलब होता है जब आपकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और जब आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी नियरली सेम हो जाए या पूरी इक्वल हो जाए, उस टाइम पे आपके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो जाता है, सबसे ज़्यादा ही हो जाता है, ज़्यादा मैक्सिमम एक ही बात है। आपकी ओमेगा यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ओमेगा डी यानी कि ड्राइवन फ्रीक्वेंसी दोनों कैसी हो जाए, सेम हो जाए, तब आपका जो होने वाला ऑसिलेशन था, तब आपका जो होने वाला ऑसिलेशन था वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे चलता है आप। और जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे चल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी ओमेगा और ओमेगा डी सेम हो गई, ओमेगा और ओमेगा डी सेम हो गई। एक बहुत ही जो है तो मशहूर एग्जाम्पल है ना, हर टीचर ने आपको बताया होंगे कि जब जो है तो आर्मी के जो लोग जो ब्रिज क्रॉस जब करते हैं, वो तो ब्रिज क्रॉस करते टाइम उन लोगों को क्या परेड रोक देनी होती है ना। क्यों? क्योंकि अगर परेड वो करेंगे उसके ऊपर, तो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रिज है वो तो ऑलरेडी ब्रिज पर है, और जो ऊपर से सब फोर्स लगाएंगे एक साथ, लेफ्ट राइट करते टाइम एक साथ जब फोर्स लगाएंगे, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी बनेगी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, अगर वो इससे मैच खा गई ना, तो आपका ब्रिज सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करने लग जाएगा। ऑसिलेट वाइब्रेट एक ही बात है ना। तो जब सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट करेगा ब्रिज या वाइब्रेट करेगा, तो ब्रिज टूटने के चांसेस होते हैं। तो याद रखना, जब जब आपकी ड्राइवन फ्रीक्वेंसी और जब जब आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, है ना, बॉडी की ऑसिलेशन करती हुई बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और बाहर से अप्लाई की गई हर पीरियड के बाद ड्राइवन फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, तो रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा वहाँ पर, सबसे ज़्यादा क्या होगा वहाँ पर, एम्पलीट्यूड होगा, और इसको कहते हैं रेजोनेंस। इसे क्या कहते हैं, रेजोनेंस। बस इसके अलावा और कुछ है नहीं रेजोनेंस में। उसका फार्मूला अभी तो आपको बताया था मैंने, उसमें एम्पलीट्यूड का फार्मूला होगा ए इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाय डब्ल्यू डी इंटू बी, चलो
यहाँ तक ही था आज का वीडियो। आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर समझ में आएंगे। पूरा देखना कभी भी वीडियो, तब कंसेप्ट समझ में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जहां जहां पर वीडियो ब्लर हो रही है आपने कुछ नहीं करना है, वहां पे थोड़ा टेंशन नहीं लेना। वीडियो ब्लर हुई, आगे जाके आपको समझ जाएगा कि भाई सर यहाँ पर ये लिखा रहे थे, उस टाइम पे वो ब्लर हुआ था। ओके, चलो थैंक यू। और अच्छे व्यूज़ आए, जो भी आए तो थोड़े बहुत, लेकिन अच्छी बात है आप लोगों से बताओ भी, मतलब स्टूडेंट्स को शेयर भी करो ताकि उन्हें और क्लियर हो। मैं आपको नेक्स्ट 3 मंथ में, अगले 3 महीने में 11 और 12 का पूरा फिजिक्स NCERT बुक में जितने चैप्टर्स है, सारे फिजिक्स के सारे टॉपिक नेक्स्ट 3 मंथ में हमारे चैनल पे होंगे, जिससे आप फ़ायदा उठाइए और अच्छा स्कोर कीजिए जो भी आप करना चाहते हैं, नीट, CET, JEE। आगे हम अभी शुरुआत है, आगे हम जो है तो उसमें MCQ सेक्शन भी लेंगे अलग से। ठीक है, थैंक यू।